आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मगरबी बंगाल में इंतखाबात के नताइज आ चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस की शानदार कारकर्दगी पर ममता खेमा काफी खुश है, जबकि तमाम तर कोशिशों और मेहनत के बाद भी बीजेपी बंगाल में कमल खिलाने में नाकाम रही। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि बीजेपी ने जितनी भी सीटें हासिल की हैं, ये इसकी फतेही है। 2016 में महज 3 सीट जीतने वाली बीजेपी अपनी कारकर्दगी से नाखुश नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि ममता की इस जीत के माने क्या कुछ निकाले जाएं। क्या बंगाल की शिकस्त से बीजेपी को बड़ा धक्का लगा है? क्योंकि जिस तरह से बंगाल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मेहनत की थी, जिस तरह से बीजेपी ने काफी पहले से ही एक तरह से मेहनत करनी शुरू कर दी थी, बंगाल पे बीजेपी की नजर थी, और इतनी मेहनत के बाद भी अगर नतीजे उस तरह से नहीं आए हैं तो क्या इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जाए, या फिर अब मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार वजीर आला बनेंगी? मुल्क की सियासत पे इसके क्या कुछ असरात होंगे? और ममता बनर्जी के कद की अगर बात की जाए तो तीसरी बार वजीर आला बनने जा रही हैं। अपोजिशन में चाहे कांग्रेस की बात करें, लेफ्ट की बात करें, टीएमसी या दूसरी जो बड़ी पार्टियां हैं, इनके बीच अब जो कद होगा ममता बनर्जी का, इनका कद क्या वाकई में और ज्यादा बढ़ेगा? और फाइटर का जो एक छवि है, जो किरदार है, क्या वो और मजबूत हुई है ममता बनर्जी की? इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बंगाल की जीत के माने क्या कुछ है, इसी को समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट इम्तियाज अहमद साहब, लीडर हैं सीपीआईएम के, सागर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खालिद इबादुल्ला साहब तर्जुमान हैं टीएमसी के, और अशोक सिन्हा जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं सागर साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। बंगाल की सियासत पर बड़ी अच्छी नजर आपकी है। अब नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी को जाहिर सी बात है शिकस्त हुई है, लेकिन बीजेपी ने जो कुछ जीत हासिल की और जो कुछ पाया है उसके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं था, पाने ही के लिए था। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है सर कि ममता बनर्जी के इस जीत के माने क्या कुछ निकाले जाएं? देखिए, अब इसके 2 मायने निकाले जा सकते हैं कि जैसे कि आपने अपने ओपनिंग लाइंस में आपने कहा कि जितनी मेहनत मुशक्कत बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री सह योगी आदित्यनाथ, मतलब पूरा जो तबका, पूरा एक जो गिरोह था, वो जिन सभीयों ने मिलकर जिस तरह से 2 महीने यहाँ पर मेहनत मुशक्कत किया, शिद्दत से यहाँ पर कैंपेन किया, रैलियां की, कई जगह पूरे बंगाल को का कोना कोना छान मारा, ये इसी उम्मीद में थे वो कि उनको जो लोकसभा में उनको जो इशारा मिला था 18 सीट का, उनको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस उनके जहन में आ गया था कि ये इस बार जो है, पिछली बार हाफ, इस बार साफ का वो जो नारा लेके सामने आए थे, उसके बनिस्बत उन्हें जो फल नहीं मिला, तो जाहिर है जैसा कि आपने कहा कि वो जीत है या हार है, तो मैं इसे बहुत बड़ा हार मानूंगा, क्योंकि उनको इस बात का यकीन था और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यकीन भी दिला दिया था कि अब की बार 200 पार। हालांकि मैं उसे गुमराह करने की एक रणनीति मान रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी। उस हिसाब से अगर कहेंगे तो वो ये एक हार है। लेकिन जैसा कि आपने, फिर मैं आपके ही लाइन पे दोहराऊंगा कि 3 से यहां तक आना बहुत बड़ी जीत है। उस पार्टी ने यहां पर आकर अपनी जगह बना ली है और अब जो है मुकम्मल अपोजिशन की भूमिका में बैठेगी। लेफ्ट खत्म, कांग्रेस खत्म, यानी बंगाल में इस वक्त 2 पार्टी हैं, एक है टीएमसी, दूसरी है बीजेपी। अब रहा सवाल आपका, इसके मायने, दूसरे मायने क्या है? इसका दूसरा मायने यह है कि आज और कल के बीच जो है देश के तमाम गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़े नेता, सब ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन किया है, बधाइयां दी हैं और एक साथ काम करने का न्योता दिया है। यानी जो मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि ममता बनर्जी अब जो है राष्ट्रीय स्तर में उनका कद जो है ऊंचा हो जाएगा, और ये मुमकिन हो कि आने वाले 2024 के चुनाव में पूरे एकता, यानी अपोजिशन एकता की सबसे बड़े चेहरा बनकर वो सामने आएंगी, और राहुल गांधी को पीछे हटना पड़ेगा, और ममता वर्सेस मोदी का लड़ाई जो है मैं देख पा रहा हूं।
बिल्कुल, यानी अब आगे की जो लड़ाई है ममता वर्सेस मोदी है। बड़ी अच्छी बात सागर साहब बहुत मुख्तसर में आपने कही। मैं खालिद इबादुल्ला साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बातें यहां पर सागर साहब ने कही और खास तौर पे सागर साहब ने कहा कि ममता का कद इससे बहुत अब एक तरह से बढ़ जाएगा। ममता की जो एक छवि है फाइटर वाली वो एक तरह से निकल कर सामने आएगी और वो कद एक तरह से और बढ़ जाएगा। तो मेरा सवाल ये कि अब ममता बनर्जी पे जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इससे पहले बीजेपी जैसा अपोजिशन आपके पास नहीं था, अब बीजेपी जैसा अपोजिशन और मजबूत अपोजिशन होगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी ममता बनर्जी पर बहुत ज्यादा होंगी। खालिद इबादुल्ला साहब। आपके माध्यम से टीवी के जरिए मैं सबों को, पूरे भारतवासियों को और विशेष रूप से बंगाल के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और आपको भी इसमें शरीक करना चाहता हूं और बैठे हुए लोगों को भी शरीक करना चाहता हूं। मुबारकबाद पेश करूंगा कि इतनी बड़ी जीत और इतनी अच्छी जीत मिली है बंगाल में। सागर साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही कि 2 महीने से जिस तरह से ये लोग शिद्दत से कैंपेन के लिए पूरे, ये तो कहें कि पूरी उनकी टीम बैठी हुई थी। मैं उन पे थोड़ा सा ऐड और कर दूं कि प्रधानमंत्री का पूरा दफ्तर मैं समझता हूं कि कलकत्ता शहर और कलकत्ते के इर्द गिर्द डिस्ट्रिक्ट इजलाओं में वो लोगों ने एक डेरा डंडा गाड़ रखा था और उससे ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी डेली पैसेंजर हो गए थे, रोज आ रहे हैं और जा रहे हैं शाम को। मैंने कई मीटिंगों में ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को तकलीफ हो रही है आने जाने में, हमें भी तकलीफ होती है, प्राइम मिनिस्टर है हमारे, तो अगर यहाँ पे जरूरत पड़ जाता तो हम लोग इंतजाम यहाँ भी कर दिया जाता बंगाल कलकत्ता में कि आने जाने में 2 घंटा 4 घंटा और 2 घंटा 6 घंटा की उनकी जर्नी होती थी और तकलीफ होती थी। मैं उसमें कहा था कई मीटिंग में। तो वो 2 तारीख रहेंगे, उसके बाद हम लोगों ने उनका बुढ़िया बिस्तर सब बांध देंगे और वापस फिर एयरपोर्ट या फिर कहीं पहुंचाना हम लोग पहुंचा देंगे। आखिर में वो नहीं माने, लेकिन देखा जाए तो वही हुआ। 2 तारीख के ठीक दोपहर होते होते बुढ़िया बिस्तर बांध कर ये लोग सारे लोग चले गए और उनकी कोई आवाज नहीं उठ रही है। इन्होंने अच्छा कहा, अपने जर्नलिस्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि सबसे बड़ा फेस अगर कोई आज हिंदुस्तान में पोजीशन में है तो उसका नाम ममता बनर्जी में आगे भी था और अभी खासकर मैं समझता हूं कि खास तौर से 2024 में जिस तरह से ममता बनर्जी का कद बढ़ा है, आने वाले 24 में मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा फेस उनको सामने रखते हुए 24 के इलेक्शन को किया जाएगा। और ममता बनर्जी ने ये अनाउंस भी कर दिया है कि कोविड के वजह कर हम लोग एक कोई सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ये विजय मिছিল नहीं करेंगे। हम लोग से कोविड का जब खत्म होगा, कोविड जब एकदम स्लो नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद हमारा एक बड़ा सा सेलिब्रेशन होगा, पूरी विजय मिছিল करेंगे ब्रिगेड पैरेड मैदान में। तो उसमें सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े अपोजिशन लीडर और सरकार में भी जो है उनको भी शायद मैं समझता हूँ दावत जरूर देंगी और वो लोग आके ये देखेंगे, ये बताएंगे कि आप भी ममता बनर्जी को वहीं से शुरू हो जाएगी, वहीं से एक आवाज शुरू होगी कि ममता बनर्जी तुम आगे चलो, तुम्हारे साथ पूरे हिंदुस्तान है। 2024 में तुम्हारे ही नेतृत्व में पूरी हिंदुस्तान तक रही है और सबसे बड़ा अपोजिशन का चेहरा। जाहिर सी बात है कि अब कद बढ़ा है और अपोजिशन के बीच भी ममता बनर्जी का कद बढ़ेगा, इसमें 2 राय नहीं है। मैं अशोक सिन्हा जी आपके पास आना चाहूंगा। अशोक सिन्हा जी, कल ही ममता बनर्जी ने जीत के बाद जब वो मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बात कर रही थी, उस वक्त ममता बनर्जी का जो पहला सेंटेंस था, उन्होंने कहा कि बंगाल वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पूरे मुल्क को बचा लिया है। ये सेंटेंस था ममता बनर्जी का। इस सेंटेंस से क्या कुछ माना जाए? उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क को बंगाल वालों ने बचा लिया है। ये ममता बनर्जी पहले तो जीत गई हैं। तृणमूल कांग्रेस को हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेताओं ने बधाई दी है। लोकतंत्र में जीत पे बधाई मिलनी चाहिए। ममता बनर्जी तीसरी बार वहां हैट्रिक लगाने जा रही हैं, लगा ली हैं और इसके लिए ओपोजिशन में निश्चित रूप से ममता बनर्जी का कद बढ़ा है। लेकिन अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि पूरे हिंदुस्तान को बचा लिया, तो इस नरेशन का हम नहीं समझते हैं कि कोई लिटरल मीनिंग हो सकता है, एक्सेप्ट कि उनकी मैग्नेनिमिटी है और एक रीजनल रूप से काम करने वाली पार्टी का एक नेशनल मैग्नेनिमिटी रूप है और वो आगाह कर रही है कांग्रेस या और बड़ी और सब पार्टियों को कि एक
चेहरा ऑपोजिशन के रूप में हमें स्वीकार करो नेशनल रूप में। अब ममता बनर्जी का एक तो आपने कहा कि उन्होंने जीत हैट्रिक की, लेकिन एक दूसरा पहलू है जिसमें मेजॉरिटी है। वो लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी एक खास किस्म के इलेक्टोरेट पे, कंस्टिट्यूएंसी पे काम करती हैं, और ठीक है रीजनल लेवल पे वो काम कर जाएगा और काम किया, लेकिन पूरे कंट्री में उनकी अपील हो इसी रूप में, ये मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ये वैलिड पॉइंट है। और नहीं, अशोक सिन्हा जी खालिद इबादुल्ला अभी कह रहे थे कि अब सीधा सीधा मुकाबला जो होगा हिंदुस्तान में वो मोदी वर्सेस ममता ही होगा। अब आने वाले दिनों में 2024 या उससे पहले जो भी अब मुकाबला होगा मोदी वर्सेस ममता होगा। अब इस तरह की सूरत हाल बन रही है। पॉजिटिव साइन है उनकी भविष्य के राजनीति के लिए। मेरा सवाल आप सुन पाए अशोक सिन्हा जी? अशोक जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, मैं इम्तियाज अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। एडवोकेट इम्तियाज, मेरी आवाज सर आप तक आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं इम्तियाज साहब? ठीक जी, इम्तियाज जी मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि जाहिर सी बात है तमाम नतीजे आ गए, फैसला कर दिया आवाम ने, लेकिन अगर लेफ्ट की बात की जाए, सीपीआईएम की बात की जाए, तो किस तरह से नतीजों को आप लोग देखते हैं? क्योंकि जो आपका रिवायती एक तरह से गढ़ रहा हो मगरबी बंगाल, जहां पर कई डिकेड आप लोगों ने एक तरह से इख्तिदार में रहे हों, अब वहां पर लेफ्ट का बिल्कुल पूरी तरह से सफाया हो जाना, इसे किस तरह से देखा जाए? कहां पर कमी रह गई? कहां आप लोगों से क्या अनदेखी हुई या कमी कहां पर रह गई? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल तय है कि भाई हम लोगों ने बधाई भी दिया है तृणमूल कांग्रेस को, और आज भी आपके माध्यम से हम ममता बनर्जी को बधाई देना चाहते हैं उनकी शानदार जीत पर। लेकिन जहां तक कमी का सवाल है तो उसका एहतसाब हम लोग जरूर करेंगे कि कहाँ कमी रही है और कहाँ चूक हुई है हम लोगों से, ये तो हम लोग उसका एहतसाब करेंगे। दूसरी तरफ ये है कि ये जो उनकी जो जीत है, ये नीति की जीत नहीं है, ये परिस्थिति की जीत जरूर कह सकते हैं आप। इसलिए कि मगरबी बंगाल के लोगों ने ये देखा कि बीजेपी, और जिस तरह उन्होंने गुजरात को देखा कि गुजरात में किस तरह शमशानों में लाइन है और वहाँ उनकी चिमनी जो है वो इतनी ज्यादा गर्म हो गई है कि वो पिघलना शुरू हो गई। और वो वाइब्रेंट गुजरात की बात करते थे नरेंद्र मोदी, वो वाइब्रेंट गुजरात नहीं, यही भरोसा जो बंगाल के अवाम ने ममता पर किया, यही भरोसा तो लेफ्ट पर भी कर सकते थे लोग। सर मेरी बात सुन लीजिए। तो वो वाइब्रेंट गुजरात की चिमनी गल रही है और वहां पर लाइन लगी हुई है, और सबकी, और माने मुर्दों की लाइन लगी हुई है, और वहां पर वो वहां के लोगों को की मुहावजत नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 17 रैलियां कर रहे हैं, 17 रैलियां कर रहे हैं यहाँ मगरबी बंगाल में आकर के, और यहाँ के लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ मगरबी बंगाल में वो सोने का मगरबी बंगाल बनाएंगे, सोनार बंगाल बनाएंगे। तो इस बात को लेकर के मगरबी बंगाल के लोग, खासतौर से अकलियत और उसके साथ साथ अक्सरियत के लोग भी परेशान थे कि अगर मगरबी बंगाल में बीजेपी जीतती है तो उसकी हालत गुजरात की जैसी होगी। लिहाजा इस खतरे को उन्होंने महसूस करते हुए एक तरफा वोट जरूर किया है, और इसी तरह के साहिबा को बिल्कुल नकारा है कि बीजेपी को हटाना है, ये दिमाग लोगों के, चाहे वो मुस्लिम हो और बंगाली हो, सब लोगों के दिमाग में ये बात थी। तो नीति की जीत नहीं है, परिस्थिति की जीत है। हम लोगों ने देखा है कि मगरबी बंगाल में किस तरह से हर मकाम पर चोरी हुई है, और नारदा शारदा से लेकर के खालिद इबादुल्ला साहब आ रहा हूं में जिस तरह से चोरी हुई है, और जिस तरह से टीएमसी मुख्तलिफ बदनवानी में मुलविस थी, आवाम का गुमो गुस्सा बहुत ज्यादा था, और मुमकिन था कि इस बार टीएमसी की हुकूमत दरकिनार हो जाती। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये परिस्थिति की जीत है,
नीति की जीत नहीं, अवाम मेरा सवाल इम्तियाज साहब, मेरा सवाल यह था कि जो भरोसा बंगाल के अवाम ने ममता बनर्जी पर किया है, वही भरोसा तो लेफ्ट पर भी कर सकते थे। वो भरोसा आखिर लेफ्ट पर अवाम को क्यों नहीं है? जाहिर सी बात है कि ये मैकेनिज्म जो इलेक्शनी मैशनरीज की जो बात है, जो इलेक्शन के सिलसिले में जो चीज दरकार होती है, और उस चीज की कमी जरूर रही है और इस चीज को हम लोग महसूस करते हैं। चलिए ठीक है, खालिद इबादुल्ला साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? खालिद इबादुल्ला साहब, देखिए ये लेफ्ट के मेरे दोस्त कह रहे थे कि परिस्थिति की जीत है, तो इनको चाहिए था इस परिस्थिति को वो लोग भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बनाने की कोशिश, और बनाने का मैं समझता हूं हो भी नहीं सकता है, बन भी नहीं सकता था। तो दूसरी बात रही, आपने कहा कि अशोक साहब और कौन कह रहे थे कि 2019 में हाफ और 2021 में साफ। तो यहाँ पे कहीं पे मैं थोड़ा सा रिवर्स कर दूं अबू हुरैरा साहब, 2019 में हाफ था, 2021 में हाफ का हाफ हुआ, 2024 में हाफ के बाद साफ हो जाएगा बीजेपी। तो ये रिवर्स करके मैं बता दिया कि 2019 में हाफ, 2021 में हाफ के हाफ, 2024 में हाफ के बाद साफ। तो बंगाल से ये लोग का जो रुखसती का जो बिगुल बजा दिया गया है, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इनको यहाँ से नहीं। तो खालिद इबादुल्ला साहब आप इसको आप इस तरह से क्यों ले रहे हैं? खालिद इबादुल्ला आप 2016 से इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? 2016 में जो बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर थी, 2021 में आज उसके पास 70 से ज्यादा सीटें हैं। तो आप इसे इस तरह क्यों नहीं ले रहे हैं? बीजेपी के पास कुछ खोने के लिए नहीं था, कुछ हारने के लिए नहीं था। जितना भी बीजेपी ने गेन किया, जो कुछ बीजेपी ने पाया, वो तो उसकी जीत ही है। इसे इस तरह क्यों नहीं देख रहे हैं आप? कहीं इनको कई सवाल आप पूछ सकते हैं, और पूछना भी जरूरत, मैं समझता जरूरी है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी चिल्लाकर बंगाल में आके कह रहे थे कि इस बार 200 पार। तो ये जीत उनकी हार है या जीत है, ये पूछिए। और दूसरी बात है कि 2019 में उनकी संख्या विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से 121 सीट ये लोग लाए थे, जो कि उस 2019 में बिल्कुल कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, लोग नहीं थे, बल्कि नरेंद्र मोदी की इस झूठ की हवा में ये लोग बह गए थे और दे दिए थे। उसके बाद ये 2 साल में आके रात दिन इन लोग मेहनत किया है, पैसों का अंबार लगा दिया। ममता बनर्जी ने चिल्लाकर जनता से ये कही थी कि ये हमारे पैसे, ये भ्रष्टाचार का पैसा है, सारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोगों को सामने रखकर सारा कट मनी ये लोग खाकर और बंगाल में ये पैसा खर्चा करने आए हैं। बंगाल के लोगों को गुजारिश की जाती है कि आप इनका पैसा जरूर ले लें, लेकिन वोट चलिए ठीक है सागर साहब, ठीक है सागर साहब, बंगाल की जो पॉलिटिक्स है, बंगाल का जो नतीजा है, इसका मुल्क की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि ममता बनर्जी, खासतौर से हम देखें, ममता बनर्जी के कई बड़े बड़े जो साथी थे, जो पुराने साथी थे, रिवायती जो दोस्त थे, वो इस चुनाव में साथ छोड़कर चले गए। लेकिन हमने देखा कि बंगाल के अवाम ने साथ नहीं छोड़ा ममता बनर्जी का। अब सवाल यह उठ रहा है कि ममता बनर्जी का अगर कद बढ़ा है तो मुल्क की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ेगा? सागर साहब, अबू देखो, इसको आप अपने इसके जो जुमले आपने बनाए हैं, मैं उसी पे आ जाऊं कि कद अगर नहीं बढ़ा है, कद बढ़ गया है, कंफर्म है, इसमें कोई दो राय, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से उनके पास फोन आ रहे हैं, अब इनफैक्ट प्रधानमंत्री का भी फोन आ गया है और सबने बधाइयां दिया। ममता बनर्जी से उसे अंडर प्ले कर रही है क्योंकि कोरोना की वजह से वो कह रही है कि सबसे बातें हुई है, लेकिन उनको भी इस बात का एहसास है। जब उनसे सवाल किया गया कि दिल्ली का राजनीति कहां तक जाएगी, तब वो उनका बहुत ही, और वो अपने ही अंदाज में कहती हैं कि दिल्ली को बाद में देखेंगे। यानी वो जो खालिद साहब कह रहे थे वो बात सही है कि ब्रिगेड एक करेंगी वो, और ब्रिगेड के सभा से बिगुल बजेगा, दिल्ली चलो का, क्योंकि उन्होंने कल भी कहा है कि इसके बाद दिल्ली, ये बात माने। अब सवाल जो आपने कहा कि देश की राजनीति पे कितना असर पड़ेगा, अब किसी के पास चारा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, साउथ से लेकर नॉर्थ तक ना, फारूक अब्दुल्ला से लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर स्टालिन से लेकर पिनरई विजयन से लेकर अमरिंदर सिंह से, जितने भी नेता हैं जो गैर बीजेपी हैं, उनका कद आपको देखना पड़ेगा। ये बंगाल का ये चुनाव को सब कह रहे हैं यहां पर कि यहां पर बीजेपी को ममता ने हराया,
मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि ममता ने यहां पर मोदी को हराया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया है। जिस तरह से कैंपेन हुआ था, ये लड़ाई एक आमने सामने की लड़ाई थी। यहां पर जिस तरह से खालिद भाई खैर अपने जुमले में कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां पर पूरी तरह से झोंक दिया था पूरी बीजेपी ने अपने आप को कि उनको ये जीत चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर एक भी वॉइस, एक आवाज अगर मोदी जी के खिलाफ था तो वो सिर्फ बंगाल से था। अरविंद केजरीवाल भी अपने आवाज में नम्रता ले आए हैं काम करने की वजह से, लेकिन एक महज ममता बनर्जी है जो अभी भी लगातार गुर्रा रही हैं मोदी जी के खिलाफ। और मोदी जी को या कहे पूरी बीजेपी को इस बात का इल्म है कि अगर इंडिया में कोई एक आवाज है जो मोदी जी के खिलाफ है तो वो है ममता बनर्जी। इसलिए उनकी आवाज को पहले दबाया जाए। अगर उनकी आवाज दब गई तो उनके खिलाफ कोई भी लोग हिंदुस्तान में खड़ा नहीं होगा। 2024 जो है साफ हो जाएगा। लेकिन ममता, इसीलिए ममता ने कहा कि इंडिया ने बंगाल हैज सेव्ड इंडिया। देखिए इसके मायने यही हैं कि बंगाल हैज सेव्ड इंडिया, मतलब कि डेमोक्रेसी बच गई है। ममता को लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है डेमोक्रेसी, जमहूरियत के साथ खेल रही है, और उनको इस बात का अंदाजा है कि उसके जीतने से उनका कद बढ़ेगा, और कद बढ़ने के बाद नेशनल राजनीति में उनका छवि बनेगा और वो पोस्टर बन के आएगा नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी। बिल्कुल। अशोक सिन्हा जी, जो बातें यहां पर खालिद इबादुल्ला और सागर साहब ने खासतौर से जो बात कही है, इसी पर मैं आऊंगा कि वाकई में सीधे सीधे जितनी मेहनत यहां पर नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने मेहनत की थी, क्या वाकई में ममता बनर्जी की ये जो जीत है, ये हार है मोदी जी की, अमित शाह की और नड्डा जी की, बीजेपी से ज्यादा इन लोगों की हार है? और दूसरे की आप मुल्क में जो सिचुएशन है, कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है और उसके इल्जाम लगातार सेंटर पर लग रहे हैं, गवर्नमेंट पर लग रहे हैं कि गवर्नमेंट उसे काबू नहीं कर पा रही। इसके अलावा आप देखिए कि किसानों का एक बड़ा इशू चल रहा है, किसान लगातार धरने पर बैठे हुए। तो इन तमाम चीजों के बीच में आप अगर वेस्ट बंगाल में चुनाव हार जाते हैं तो यह तो बहुत बड़ा धचका है बीजेपी के लिए। बहुत कुछ गंवा दिया बीजेपी ने। पहले आप इस नैरेटिव को बदल दीजिए। वेस्ट बंगाल में बीजेपी चुनाव हारी नहीं है। हां, ममता बनर्जी नहीं हारी है। हम तो आप देखिए कि जहां 16 में 10% थे, आज हम वहां 37% हैं। और आप इसको कैसे आप इस रूप में देखिएगा कि ये बंगाल की जीत ममता बनर्जी की पारोक्षिक जीत नहीं है, एक खास तबके की जीत नहीं है। ये क्या ये सच नहीं है, जैसा कि आज कांग्रेस के अधीर रंजन जी ने भी कहा और सीपीएम के भी बोल रहे थे कि एक कॉमनल प्लैंक पे और सारे हिंदुस्तान में उनको 30% का पॉपुलेशन नहीं मिलेगा। और अगर आप 30% का ये जो पॉपुलेशन मिला, उनको कुशन मिला, जिसने ममता बनर्जी को जीत दिलाया। हम आज जीत के मौके पे उनके जीत को कम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप इतना लार्जर देन लाइफ इमेज ममता बनर्जी का जो बना रहे हैं। हाँ, ओपोजिशन जहां शून्य है वहां पे ममता बनर्जी का ये कद एक मायने रख सकता है, लेकिन इसके पहले ठीक है अशोक सिन्हा जी, अशोक सिन्हा जी थोड़ी देर के लिए आप ममता बनर्जी को भूल जाइए। अशोक सिन्हा जी ठीक है। खालिद इबादुल्ला साहब मैं आ रहा हूं, सुन लीजिए। अशोक सिन्हा जी थोड़ी देर के लिए, अशोक सिन्हा जी सुन लीजिए। अशोक सिन्हा जी, किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, किसान जिस तरह से पूरे मुल्क में परेशान है और अपनी चीजों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसानों का ये प्रोटेस्ट और इसके अलावा कोरोना से जिस तरह के हालात हैं, और इस बीच में हार जाना बीजेपी का, इस बीच में बीजेपी का इस तरह से उसकी शिकस्त हो जाना, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? चीजों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, मैं कोरोना से जिस तरह के हालात हैं और इस बीच में बीजेपी का इस तरह से साहब, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बोल दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से कलकत्ता चले आ रहे 1500 किलोमीटर सफर करके। ठीक है एक मिनट बगल में किसान लोग बैठे हुए हैं लास्ट 6 महीने से। भारतवर्ष के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ही एक चैलेंज है और हम उसको उसी रूप में ले रहे हैं। ठीक है खालिद इबादुल्ला, बहुत जल्दी मुझे वाइंड अप करना है। खालिद इबादुल्ला जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। अशोक जी का थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दिए। खालिद इबादुल्ला बहुत जल्दी जी। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें, ये
बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। नरेंद्र मोदी जी 1500 किलोमीटर सफर करके कलकत्ता आके 18 दिनों के अंदर में कई बार आ चुके हैं और 2 महीना में 18 मिছিল करके कई बार आ चुके हैं। लेकिन दिल्ली के बगल में 50 किलोमीटर में बैठे हुए किसान महीनों से बैठे हुए, लेकिन वहां के लोगों के साथ बात करने का वो समझ नहीं पा रहे। चलिए ठीक है, नहीं लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी के लिए तो यह जीत बहुत अहम आई है। और जिस तरह से ममता बनर्जी बार बार कह रही कि पूरे मुल्क के लिए जीत बहुत अहम है, वाकई में कोरोना से पूरा मुल्क परेशान है और ऐसे में हार जीत तो अपनी जगह है। लेकिन अब इन्हीं पार्टियों को और इन्हीं तमाम लीडरों को यह सोचना होगा कि मुल्क को कोरोना से कैसे बचाना है। ममता बनर्जी को भी अब अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी और मुल्क पर इस जीत का, इस सियासत का क्या कुछ असर पड़ता है, यह आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा इसे देखना। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज अहमद साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, सागर साहब, खालिद इबादुल्ला साहब और अशोक सिन्हा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। साथ रहो लेकिन चिपको मत, वरना टूट